this webinar hosted by Martindale Market. I'm Nafisa Rahman, representing the marketing team. And today we will be discussing the topic about the management of neuropathic pain during this COVID-19 pandemic, during these challenging times. And we have with us a very renowned and esteemed guest speaker with us, Dr. Muzammil Sanghani, who is the orthopedic surgeon at Decent Government Services Hospital, Karachi. And he will be sharing with us his insights and clinical experience on the topic. We will be taking your questions at the end of the session. You can send in your queries in the comment box or raise your hand and we will take your questions. At the same time, I will request the participants to keep their mics muted so that we can have a smooth session. Also, since there are connectivity issues, we are also live on the Martindale Marker Facebook page. So if you disconnect for connectivity reasons, you can also access on the Martindale Marker Facebook page. So let us now move towards the presentation. So Dr. Sir, the session is over to you. Thank you very much, and thank you for your introduction. I am Dr. Mohammed Muzammil, going to present about the management of neuropathic pain during COVID pandemic. So our objective of my presentation is to start with what is pain, what are the classification of pain and types of pain, but then we move towards the neuropathic pain, type of neuropathic pain, how we can deal with neuropathic pain. So I am starting with the definition of the pain. Pain क्या है, दर्द क्या है? जैसे दर्द को सीधा परा उल्टा परा दर्द दर्द ही रहा, तो it is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual या potential tissue damage की वजह से वो पेन कहलाता है. Pain is subjective or objective? It is always subjective. It is reported self by a patient. Patient जितना report करेगा वही उसके हिसाब से आप इसको judge कर सकते हैं कि pain उसको कितना है. और it is a most common symptom in your OPD. तो pain जो most common symptom है जिसके साथ patient आपके साथ present करते हैं, जिसकी वजह से इसको फिफ्थ वाइटल साइन भी कहा गया है. जिस तरीके से रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है, कम होती है, तो इसकी वजह से हम काफ़ी डिजीजेस का पता करते हैं, पल्स की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से. इसी तरह अगर किसी को पेन हो, किस नौयत का है, कहाँ पर है, किस जगह पे है, कैसा है, तो इसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं. तो पेन अगर वाइटल साइन है तो इसको मेजर करने के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं. हाउ कैन वी मेजर द पेन? जैसे हमने बात की, इट इज़ सब्जेक्टिव, पेशेंट के हिसाब से ही चलेगा. तो अब अगर बिल्कुल लेमैन टर्म है, पेशेंट बिल्कुल लेमैन है, तो आप इससे इस तरीके से बात कर सकते हैं कि 1 रुपये में आपको कितना दर्द महसूस होता है. अगर 1 रुपया पूरा दर्द है और 0 कुछ भी नहीं, तो आपका 8 आने में आता है, 4 आने में 25 पैसे पे आता है, 75 पैसे पे आता है. ये बिल्कुल लेमैन टर्म है. इसके अलावा डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं फ्रॉम 0 to 10 पैरामीटर्स. जैसे हम ये यहाँ पर हम क्लियर नजर आवा कि 0 कुछ भी पेन ना हो और 10 इज द वर्स्ट पॉसिबल पेन जो हो सकता है, जिसमें आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी डेली एक्टिविटीज बिल्कुल डिस्टर्ब हो, वो वर्स्ट पॉसिबल पेन है. तो आपका पेन किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप इस तरीके से उनसे आप सब्जेक्टिव तौर पे पेन को स्कोर कर सकते हैं. इसी तरह फेस स्केल होता है जिसमें हम डिफरेंट फेसेस बने हुए होते हैं. जैसे इस स्केल में साफ वाजे है, तो आप इसके हिसाब से आप पेन को मेजर कर सकते हैं कि 0 में बिल्कुल पेन नहीं है और 5 इज द वर्स्ट मोस्ट पेन. ठीक है. इसी तरह जैसे हमने बात की कि द पेन इज द कॉमनेस्ट रीजन द पेशेंट सीक द मेडिकल अटेंशन. तो अब बात यह है कि पेन अच्छा है या बुरा है. तो लेकिन पेन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. कोई भी ऑनगोइंग इंजरी है या इंजरी हुई है और वो ऑनगोइंग जारी है, इसके बारे में वार्निंग है टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी. तो इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. तो पेन चूंकि वी कैन क्लासीफाई द पेन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन के हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर किसी को एक्यूटली कोई इंजरी हुई या कोई ट्रॉमा हुआ, उसकी वजह से पेन हुआ, इट्स कॉल्ड एक्यूट पेन. वाइल अगर वो पेन उसको परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन अ वीक, 6 वीक्स अगर उसको परसिस्ट कर रहा है, हम इसको क्रोनिक पेन करते हैं. क्रोनिक पेन इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ पेन. इसके अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जिसको ट्रीट करना मजीद मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा हम पेन को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन. जैसे सर दर्द है, लो बैक है, ज्वाइंट पेन है, जहाँ जहाँ उसको दर्द है, इसको हम लोकेशन वाइज हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. इसके अलावा हम ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, जैसे हमने बात की माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर अकॉर्डिंग टू पेन स्केल, हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और इसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं. इसके अलावा हम
अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी नोसिसेप्टिव पेन वो होता है जो ट्रॉमा के बाद होता है, जिसके फीचर्स होते हैं इसमें लोकल टेंडर, एडिमा, स्वेलिंग और पेन होता है, इसके नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। while neuropathic pain is another type of according to pathophysiology due to nerve involvement due to trauma to the nerves peripheral या central, उसकी वजह से हो तो हम उसे कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। अगर हम प्रिवलेंस की बात करें तो मोस्ट प्रिवलेंट साइट, अगर हम पेन की बात करें तो मोस्ट प्रिवलेंट पेन जो हमारे पास ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं वो लो बैक एक है। लो बैक एक इज द मोस्ट कॉमन फीचर, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो पेशेंट हमारे पास लेके आता है। अराउंड 28.1% पेशेंट में हमें लो बैक एक मिलता है। वाइल द सेकंड मोस्ट कॉमन इज क्रोनिक जॉइंट पेन, थर्ड मोस्ट कॉमन इज माइग्रेन एंड अदर पेन। सो मस्कुलोस्केलेटल पेन तो साइलेंट एपिडेमिक तो नहीं हुआ, इट इज ओपन एपिडेमिक। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमनली यही प्रोड्यूस होता है, और ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है, पेन की ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, ये कॉस्टली हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पेन टू द पेशेंट, इन टर्म्स ऑफ लाइफ। सोशल उसकी लाइफ कम होती जाती है, जिसकी वजह से वो लेस सोशल होता है, उसका काम मुतासर होता है, प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज करता है पेशेंट के फंक्शंस को, इसके मूड को, इसकी प्रोडक्टिविटी को। और अगर ये पेन क्रोनिक पेन में चेंज हो जाए यानी परसिस्ट करे तो फिर इसके बाद उसकी मैनेजमेंट फर्दर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अब क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है और पेशेंट को इस पेन से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक टर्म हम मोस्टली यूज करते हैं, नो पेन नो गेन। आप क्या कहते हैं कि क्या ये सच है? अगर हम देखा जाए, अगर इज देयर इज अ पेन ऑफ द पेशेंट सो देयर इज अ गेन ऑफ अ डॉक्टर। लेकिन बस जोक अपार्ट, एवरी टाइम यू हैव टू गेट रिड ऑफ पेन ताकि आपका पेशेंट पेन फ्री हो जाए। इस स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगा, जैसे ये पेन साइकिल को डिफाइन कर रहा है। पेन कैसे एक साइकिल में चरण हो गया और पेन अपने आप को एक्टिवेट करता जा रहा है कि पेन किसी को हुआ तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होगा और टेंशन होगी, टेंशन की वजह से उसका मसल टाइट होना शुरू हो जाएगा। मसल टाइटनेस से वजह से क्या होता है कि उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब भी किसी जगह का ब्लड फ्लो कम होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ अकोमुलेट होते हैं तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर इंक्रीज करते हैं पेन को। तो ये साइकिल ऑन गोइंग साइकिल इंक्रीज हो जाता है जब तक कि आप इसके अंदर कोई एक ब्रेक ना दे दो, इनमें से कोई एक फैक्टर को बाहर ना निकाल दो। तो अभी हम बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन जो हमारा टॉपिक है। न्यूरोपैथिक पेन और नोसिसेप्टिव पेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ये होता है कि ड्यू टू ट्रॉमा अगर उसको पेन हुआ, वहां पर सब्सटेंस रिलीज हुए, वहां पर एक ही जगह पे उसको पेन डेवलप हुआ, इस नोसिसेप्टिव पेन। वाइल न्यूरोपैथिक पेन होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, चाहे वो पेरिफेरल हो या सेंट्रल हो। एनी ट्रॉमा, एनी इंजरी leads to this peripheral और central nervous system is neuropathic pain कराता है। इसके फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, अभी हम इस पर थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अगर हम प्रिवलेंस की बात करें, अगर अमंग टोटल पेन, तो प्रिवलेंस ऑफ न्यूरोपैथिक पेन इज अराउंड 6 and 8%, while अमंग 6 to 8% जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसमें जो ज्यादातर हिस्सा होता है इस पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी अकाउंट्स फॉर अराउंड 26% पेशेंट ऑफ द डायबिटीज। तो न्यूरोपैथिक पेन होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, कैसे वो प्रोड्यूस कर रहा है? तो जैसे ही नर्व इंजरी होती है तो अनकंट्रोल्ड न्यूरोनल फायरिंग होती है ड्यू टू इंक्रीज सोडियम एक्सप्रेशन ऑफ सोडियम चैनल्स की वजह से इंक्रीज न्यूरोनल फायरिंग होगी। दूसरा ये होगा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनके एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे ही कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा इन न्यूरोनल सेल्स के अंदर तो वो रिलीज करेंगे सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट, जो आर द मेन फैक्टर्स फॉर द पेन प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से पेन इंक्रीज हो जाएगा। जितनी देर तक ग्लूटामेट कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुले रहेंगे तब तक का पेन ड्यूरेशन उसका उतना ही रहेगा। तो ये सारा का सारा रोल है सोडियम चैनल का और कैल्शियम चैनल्स का। तो सिम्टम्स क्या डिफरेंस होता है नोसिसेप्टिव पेन और बिटवीन न्यूरोपैथिक पेन के अंदर? तो अगर हम नोसिसेप्टिव पेन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि टाइटनेस होगी, मसल स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है नमनेस के साथ, बर्निंग के साथ, टिंगलिंग सेंसेशंस उसको होती हैं, और पेन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें इसमें पेन अगर कैसा होता है, तो शूटिंग पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन उसमें कहते हैं, डल पेन होता है। पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हाथ में पेन है कि पूरे हाथ में पेन है, एक लोकलाइजेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक बड़ी निशानी होती है कि उसको न्यूरोपैथिक पेन की तरफ जा रहा है। क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं, नर्व्स इन्वॉल्व कर रही हैं, तो ये ऑल्सो एसोसिएट करता है वीकनेस के साथ और मसल वेस्टिंग के साथ।
दो इसमें टर्म हम यूज करते हैं विच आर कॉल्ड एलोडाइनिया एंड हाइपरजीजिया। ये क्या होती हैं? अगर किसी को सिंपल टच से या सिंपल ऐसा रिफ्लेक्स हो जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस ना हो, लेकिन पेशेंट उसके साथ पेन फील करे, इसको एलोडाइनिया। जैसे कैसे? जैसे कोई पेशेंट आया आपके पास, न्यूरोपैथिक पेन आप इसमें सस्पेक्ट करें, जैसे आपने इसको एग्जामिनेशन के लिए टच करने की कोशिश की, जैसे आपने हाथ टच किया जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था, इफ द पेशेंट फील्स पेन इज कॉल्ड एलोडाइनिया। इसके अलावा एक और टर्म होती है हाइपर एल्जीजिया। इसको के ना, अगर किसी को आप नॉर्मल टच फीलिंग दे, जैसे किसी को आपने हल्का मामूली सा पिंच किया तो उसको मामूली सा पेन होना चाहिए था, उसकी बजाय उसको ज्यादा पेन फील हो रहा है, इसको हाइपर एल्जीजिया। इस ग्राफ में आप बेहतर इसको समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल 0 to 10 आपका पेन इंटेंसिटी है। हमारी पेन नॉर्मल इंटेंसिटी यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ से अगर ये पेन इंटेंसिटी शुरू होने से पहले ही उसको देखें, ये पेन 2, 4, 6 तक होना शुरू हो गया, इसको एलोडाइनिया विद टच स्टिमुलस। इसी तरह अगर हम पेन इंटेंसिटी थोड़ी सी मैंने बढ़ाई और उसको पेन होना शुरू हो गया, देखें ये अराउंड 10 की तरफ उसको अगर पेन होना शुरू हो गया, नॉर्मल पेन की वजह से उसको सीवियर पेन होना शुरू हो गया, इसको हाइपर एल्जीजिया। ये दो मेन फीचर्स हैं इन न्यूरोपैथिक पेन यू कैन एक्सपीरियंस व्हाइल एग्जामिनेशन ऑफ योर न्यूरोपैथिक पेन पेशेंट। तो जिस तरह हमने पेन को क्लासीफाई किया, इसी तरह न्यूरोपैथिक पेन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर इन्वॉल्व हुआ है इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन, और इसी तरह अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ है तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। कॉजेज अगर हम बात करें, कॉजेज की वाइड रेंज ऑफ कॉजेज हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन अगर हम हमारे सेटअप में कहें, डायबिटीज इज नंबर 1, नंबर 2 इज B12 डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंसी क्यों एनकाउंटर इतना ज़्यादा हो रही है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसकी डाइट वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फ्रूट्स वगैरह उसकी इंटेक कम होती है। दूसरा ये है कि इंट्रेंसिक फैक्टर एक एज के बाद आना कम हो जाता है, जो हमारी B12 एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। सेवरल अदर फैक्टर्स जो कॉज करते हैं न्यूरोपैथिक पेन इंक्लूड, एक तो सबसे पहले ट्रॉमा है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है। कैंसर न्यूरोपैथी से कुछ टॉक्सिन्स भी करते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से पेन होता है, वो अमंग द कॉजेज है। अगर हम प्रिवलेंस की बात करें अमंग पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन एंड सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन, अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन की बात करें तो पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी अकाउंट्स द मोस्ट कॉमन वन। इस अकाउंट्स अगर 26% ऑफ द पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को उनको ये पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन इस लोअर बैक नर्व रूट पैथोलॉजी, जैसे बैक रूट की कंप्रेशन की वजह से उसको न्यूरोपैथिक पेन हो, इसके अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट देखें तो मोस्ट कॉमन इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। पोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के जो पेशेंट होते हैं वो 67% पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन होता है आफ्टर डेथ ट्रॉमा। सेकंड मोस्ट कॉमन इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड थर्ड वन इज स्ट्रोक के जो पेशेंट होते हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिनका इन्वॉल्व हुआ होता है उसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है यूएस के अंदर प्रिवलेंस की अमंग पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन की अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन, जिसमें आपको ये चार्ट में भी जाहिर हो रहा है कि डायबिटिक इज द मोस्ट कॉमन वन अमंग ऑल ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन एंड सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कब हम कहें पेशेंट को कि इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई है, तो जब भी आप पेशेंट को एग्जामिन करें और उसके हिस्ट्री ले एग्जामिनेशन करें, अगर आपको मोर देन 2 सिम्टम्स या साइन अगर मिल जाए, इट्स डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, इसमें एक खास बात ये है कि जो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेन होते हैं 50% ऑफ पेशेंट होल्डिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी कैन एक्सपीरियंस द न्यूरोपैथी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये भी लगा देना, जिसको भी डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन होगा उसमें 50% और मोर लाइकली हैव द लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कोई भी पेशेंट आपके पास डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ आता है तो इसके अंदर 15% मोर चांसेस हैं कि इसको लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो सकती है। तो इसको आपको ट्रीट करना एज सुन एज पॉसिबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्टली फ्रीक्वेंटली एसिम्टोमेटिक पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जिनको ट्रीट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फुट प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है एडमिशन के लिए, और इनके अंदर जो डेथ मोस्ट कॉमनली होती है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से होती है। तो हमारा टॉपिक जो मेन पार्ट है वो हाउ टू असिस्ट द पेशेंट, हाउ टू असिस्ट द पेन, हाउ टू मैनेज द पेन, और हाउ कैन वी मैनेज द पेशेंट। तो एक मिसाल हम इसमें दे सकते हैं कि चूहा चूहा जो होता है बहुत छोटा सा होता है लेकिन तबाही बहुत ज्यादा मचाता है। समथिंग दैट कॉज अ लॉट ऑफ सफरिंग बट हिडन फ्रॉम द व्यू। चूहा आपके हिडन से दूर होता है लेकिन तबाही बहुत ज्यादा मचाता है। तो इसी रेट को हमने लेटर रेट को यूज किया फॉर असेसमेंट ऑफ द पेन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेन, RAT। ठीक है, R for recognize. How to recognize the pain? By history and examination.
आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। जब तक आप पेशेंट आया, उसने आपको पेन का बताया, आपने डायरेक्ट दवाई लिख दी, वो इसको कभी भी ठीक नहीं कर सकेगी। जब तक आप उसको बैठ के बात नहीं करेंगे, उसकी बात सुनेंगे नहीं, उसको क्या पेन है, कब से पेन था, किस टाइप का पेन है, क्यों पेन हो रहा है, वो क्या समझता है कि इसको क्यों पेन हो रहा है, जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कितना पेन है, क्यों पेन है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मेडिकेशन पेन की ट्रीटमेंट का हल नहीं है। दूसरा असेस करने का बहुत आसान तरीका, जैसे हमने डिस्कस किया कि कितना है, सीवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कैसे हमने डिफाइन किया फ्रॉम 0 to 10, हमने कैसे इसको स्कोर किया, जिस तरीके से स्कोर करते हैं इसको एसेस करना है। जैसे सीवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट होगा, वाइल अगर पेशेंट को पेन बहुत माइल्ड है, यू कैन यूज अनदर थेरेपीज जो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज में उसकी तरफ रख सकते हैं, एंटी फॉर ट्रीट, तो RAT, टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ अ पेशेंट विथ पेन। ठीक है, जैसे ये डायग्नोसिस से बता रहा है, हाउ यू डायग्नोज द पेशेंट, स्टार्ट फ्रॉम द पेन हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में आपको सजेस्ट कर रहा है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन की बात कर रहा है, रेडिएटिंग पेन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन की बात कर रहा है, एलोडाइनिया, हाइपर चीजें आपको एग्जामिनेशन पे मिल रहा है, तो इसी बेस पे आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि दिस इज अ न्यूरोपैथिक पेन। बहुत कम हमें जरूरत पड़ती है कि कुछ टेस्ट इस्तेमाल किया जाए टू कंफर्म अवर डायग्नोसिस के न्यूरोपैथिक पेन है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ सेवरल टेस्ट भी होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव टेस्ट, सेंसरी टेस्ट हैं, लेजर एवॉक पोटेंशियल टेस्ट हैं, ब्लिंक रिफ्लेक्सेस हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज हैं, सोमेटोसेंसरी एवॉक पोटेंशियल्स हैं, स्किन बायोप्सीज हैं, कॉर्नियल कनफोकल माइक्रोस्कोप, ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। बट more than 75% of the diagnosis of the neuropathy कोई भी central or peripheral हो, तो वो बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ओनली। तो अब चूंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी क्या सिचुएशन है न्यूरोपैथिक पेन की, क्यों मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो सबसे पहले एक तो ये है कि जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट है उनकी मोस्टली पॉपुलेशन इज होम क्वारंटीन। एक तो पैनिक ये बना हुआ है कि जो भी पेशेंट जिसको कोमॉर्बिड्स होते हैं, इनको अगर कोरोना हो जाए तो मोर सीवियर फॉर्म ऑफ, तो ये दे आर मोर पैनिक, दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स आर मोर पैनिक, दे आर मोर होम बाउंड, दे आर और मोर होम क्वारंटीन, जिसकी वजह से इनको मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। देयर इज आल्सो अ डिक्रीज इन शॉर्टेज ऑफ द मेडिकल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें क्या क्या सिनेरियोस पेश आ रहे हैं ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, तो सबसे पहले तो स्ट्रेसफुल, एंशियस एंड डिप्रेस होता जा रहा है पेशेंट जो भी है, घर पे है, होम बाउंड हो गया है, सोशल लाइफ उसकी कम से कम होती जा रही है, मिलना जुलना कम से कम होता जा रहा है, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। पेशेंट या तो बहुत ज्यादा सो रहा है या उसकी नींद बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरनल जो हमारा जो रिदम होता है, हमारे साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से इनकी डायबिटिक ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि एक तो हम बाउंड होकर या तो पेशेंट ओवर एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से। डाइट कंपोजिशन हमारी चेंज होती जा रही है, जो भी खाना अवेलेबल है मीन टाइम के लिए वो बंदा खा लेता है, चाहे वो डाइट में कोई भी उसको मसले मसाइल, तो चेंज इन डाइट कंपोजिशन हो रहा है। कुछ लोग एडिक्शन की तरफ टू कंपनसेट दिया, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, थोड़ा सा हमारा भी ज्यादा हो गया है। चेंज इन रिजिम, अब पेशेंट को रिजिम का प्रॉब्लम हो रहा है, जो ड्रग्स अवेलेबल हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, डोज कम पड़ रही है, तो 3 दवाई अगर वो दिन में लेता था डायबिटिक कंट्रोल के लिए, 2 पड़ी नहीं है तो सिर्फ वो 2 इस्तेमाल कर रहा है। कंप्लाइंस कम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात विजिट कम होता जा रहा है। अब विजिट हमारे पास होता था, पेशेंट को एक्यूटली थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो चुका था होता था, तो हम हमारे पास जो ड्यूरिंग विजिट जो डायबिटिक क्लिनिक्स हैं उसमें विजिट के दौरान में हम कैच कर लेते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो गया है, उसी में हम उसको स्टार्ट कर रहे थे। अब चूंकि विजिट्स कम होते जा रहे हैं, विजिट कम होने की वजह से जो हमारे पास प्रेजेंटेशन हो रही है वो डिलेड प्रेजेंटेशन हो रही है, क्रॉनिक फॉर्म हो रही है, एक्सैजरेटेड पेन के साथ आ रहा है, जिसको मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। तो मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा गोल क्या है, गोल ये है कि गोल ऑफ न्यूरोपैथिक पेन मैनेजमेंट है टू ट्रीट करना, दूसरा प्रिवेंट ऑफ रिकरेंस, इसलिए कि ये पेन एक ऐसा पेन है जो पेशेंट को बार बार होता है और उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बाकी पेन के मुकाबले में न्यूरोपैथिक पेन का थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि नर्व इन्वॉल्वमेंट हुई है, नर्व इंजरीज हुई हैं, जिसको रिपेयर में थोड़ा टाइम लगता है। तो ट्रीट करना और दूसरा प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द पेन कंडीशन, कॉजिंग कंडीशंस को रिड्यूस करना, पेन को रिड्यूस पेन करने से क्या होगा, इम्प्रूव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसकी वजह से होगा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले स्टार्ट विद योर मैनेजमेंट विद पेशेंट्स की भी काउंसलिंग और फैमिली की भी एजुकेशन।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसकी मैनेजमेंट प्रोलॉन्ग होती है, पेशेंट कंप्लाइंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो आएगा उसकी कॉज क्या है। अगर उसकी डायबिटीज़ कॉज है, इसकी कोई और वजह कॉज है, तो सबसे पहले कॉज के ऊपर उसको ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे लाना है। उसको समझाना है कि आपकी जो डिजीज़ है उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल का, आप उसको पहले कंट्रोल करें, अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करें, एक्सरसाइज को बेहतर करें, डाइट को बेहतर करें, जिसकी वजह से आपके ये सिम्टम्स आते तो उसी से ही कम हो जाएंगे। फर्दर जो होगा हम आपको बाकी मेडिकेशन से और जैसे थेरेपी से ठीक करेंगे। एंड फैमिली काउंसलिंग आल्सो वेरी नेसेसरी। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट प्लान में, तो कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज के अंदर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशंस हैं, एरोमा थेरेपीज हैं, एक्यूपंक्चर है, डिफरेंट सोर्स के तौर पर यूज़ की जाते हैं, जिसके अलग अलग बेनिफिशियल्स हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं, नॉन ऑन रिकॉर्ड भी हैं। तो ट्रीटमेंट गोल सबसे पहले होता है स्टेबलाइज द ग्लाइसेमिक कंट्रोल, दूसरा है एनाल्जेसिक्स, जिसमें फर्स्ट लाइन जो हम अल्फा 2 डेल्टा जैसे मैंने बात की थी कि सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से होता है, तो उनके ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं, टीसीएस यूज़ कर सकते हैं। सेकंड लाइन के अंदर एसएनआरआईज एंड ओपीआईज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा कि हर दर्द का इलाज एक दवाई नहीं होती। जैसे पहली दवाई हुई थी जो दुनिया में ईजाद हुई थी, एस्पिरिन। जब एस्पिरिन दुनिया में आई तो लोगों ने समझा कि भाई अब तो दर्दों का, सारे दर्दों का इलाज हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे जब पता चला कि एस्पिरिन जो है उसका बड़ा रोल खाली आपका पेन मैनेजमेंट में नहीं है, इट एंटीपायरेटिक है, ग्लाइकोसिवरिक है, एंटीप्लेटलेट्स भी है, इट कॉज अल्सरेशंस। तो कोई मेडिकेशन परफेक्ट नहीं होती फॉर एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट। हर इनकी अलग मेडिकेशन होती है, हम कहते हैं टेलर मेड। हर पेशेंट की पेन की अलग मैनेजमेंट होती है, इस टेलर मेड ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एनसेट्स इसके अंदर यूज नहीं होते, बिल्कुल इनफेक्टिव होते हैं, तो इसमें कोई खास रोल नहीं है एनसेट्स का इन न्यूरोपैथिक पेन। तो जब भी आप मेडिकेशन से इन बात का ख्याल रखें, द मेडिकेशन शुड बी गिवन एट राइट टाइम एंड राइट ड्रग हो और राइट पेशेंट को दी हो। इसकी मिसाल ऐसे, एक पेशेंट है जो आपके पास सुबह सवेरे उसको उठ के जाना होता है काम पे, या सुबह फजर के लिए उठना होता है, आप इसको ऐसी ड्रग रात को नहीं दे सकते जिसमें नींद बहुत ज़्यादा हो कि वो सुबह उठ ही ना सके। इसी तरह एक पेशेंट है जिसको रात को ड्राइव करना, उसको आप ऐसी मेडिकेशन नहीं दे, जो ड्राइविंग के दौरान उसको प्रॉब्लम हो, उसको मसले मसाइल और रात के ड्राइवर्स होते हैं, बस ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो उनको आप ऐसी मेडिकेशन नहीं दे सकते। दूसरा, एक पेशेंट है जो ऑलरेडी उसका लीवर कॉम्प्रोमाइज है या रीनल कॉम्प्रोमाइज है, तो आप इसको ऐसी ड्रग नहीं दे सकते जिसका लीवर के थ्रू या रीनल की तरफ एक्सक्रीशन हो। तो ड्रग शुड बी गिवन एट द राइट टाइम, राइट ड्रग शुड बी गिवन एंड टू द राइट पेशेंट। और ट्रीटमेंट को गुड पेन कंट्रोल होना चाहिए, ड्रग जो अभी आप दें, और उसका मिनिमल साइड इफेक्ट्स होना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें न्यूरोपैथिक पेन की, तो इसमें सेंट्रल और पेरिफेरल की बात करें, तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन की बात तो स्टार्ट हमेशा पेशेंट एजुकेशन। सबसे पहले आपने पेशेंट एजुकेशन की। और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो फर्स्ट लाइन एजेंट जो हम इसमें यूज़ करते हैं, जो सोडियम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एंटीकन्वर्जेंट होते हैं, लाइक गाबापेंटिन एंड प्रीगैबलिन। सेकंड लाइन एजेंट्स का ट्राइसाइक्लेट्स आते हैं। अदर एजेंट में वीक ओपिएट्स, जैसे हमने बात की, स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन की, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज जैसे हमें पता है डायबिटीज़ है, तो स्टार्ट विद पेशेंट एजुकेशन एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरेपीज भी जैसे हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोथेरेपीज हैं, एरोमा, एक्यूपंक्चर वगैरह होती हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो स्टार्ट विद एंटी कन्वर्जन, जो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो इसकी वजह से गाबापेनिन पे कैबिन आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा सेकेंड लाइन एजेंट में टीसीएज हैं। फिर इसके बाद फिर आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स की तरफ आप जाते हैं। ये समरी है रिकमेंडेशन की, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन में, जो जिसमें उन्होंने डिवाइड किया है लेवल ए एंड लेवल बी। उन्होंने लेवल ए के अंदर प्रीकैबिन को रखा है, उसमें उन्होंने डोज रखी है बिटवीन 300 to 600 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। वाइल लेवल बी के अंदर उन्होंने गाबापेंटिन रखे हैं, जिसके अलग अलग डोजेज हैं, डुलोक्सिटीन है, इसके अलावा काफ़ी ड्रग्स हैं इसके अंदर। और लास्टली इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, परक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन को भी उन्होंने लेवल बी के अंदर रखा। तो द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग प्रीगैबलिन है। तो वो कैसे काम कर रही है, जैसे हमने बात किया, प्रीगैबलिन बाइंड करती है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के साथ, जो कैल्शियम इन्फ्लक्स को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, सब्सटेंस पी रिलीज नहीं होगा। इन दोनों की रिलीज से क्या होता है कि फैक्टर्स शुरू हो जाते हैं। एक जो सब्सटेंस पी है वो आपका ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा रिलीज करता है, जो और मीडिएटर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका
पेन स्टिमुलस आता है। इसके अलावा जो ग्लूटामेट होता है वो डायरेक्ट पेन रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पेन स्टिमुलस आता है। इसके अलावा ये गाबा को इंक्रीज करते हैं। गाबा को इंक्रीज करने की वजह से और रिड्यूस न्यूरोपैथिक पेन होता है एंड एक्सर्ट एंटी कन्वर्जन एंड एंजियोलाइटिक इफेक्ट्स होते हैं इसके। इस चार्ट में आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे किसी को नर्व इंजरी हुई, ठीक है, तो नर्व इंजरी की वजह से क्या होगा, इंक्रीज डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन इंक्रीज हुई यानी सोडियम चैनल इंक्रीज हो, डीपोलराइजेशन हुई, इंक्रीज फायरिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से जैसे मैंने बात की ग्लूटामेट रिलीज हुआ या आपका सब्सटेंस पी रिलीज हुआ। सब्सटेंस पी की वजह से होता है ट्यूमर नेक्रोज फैक्टर या कॉक्स2, जिसकी वजह से पेन होता है। और ग्लूटामेट क्या करता है, इंक्रीज एनएमटी है, इंक्रीज न्यूरल फायरिंग, जो ऑल्सो करता है पेन। तो प्रीगैबलिन क्या करता है, प्रीगैबलिन डिक्रीज करता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को बंद करता है। इसके अलावा एटीपेज एक्टिवेशन कराता है, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन भी डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल ये इफेक्ट करता है, दोनों को इन्फ्लक्स नहीं होगा, दोनों रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से पेन डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ ये गाबा को रिलीज करता है। तो इस ड्रग के ऊपर काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, जिससे इसमें हमें साफ क्लियर पता चल रहा है कि मोर देन 140 क्लिनिकल स्टडीज हुई और 20 स्टडीज जो एक्सक्लूसिवली उन्होंने की इन diabetic peripheral neuropathies with the use of pregabalin. All they sought out that the daily usage of the pregabalin around 150 milligram to 300 milligram in divided dose in twice a day or thrice a day reduce at least 50% of pain score in diabetic peripheral neuropathy. ये इसकी एग्जाम्पल एक स्टडी है जिसमें मोर देन 2000 पेशेंट उन्होंने लिए प्रीगैबलिन थेरेपी पे। एज अ पेन रिलीफ उसमें हुआ फ्रॉम द डायबिटिक न्यूरोपैथी। डोजेज उन्होंने रखा था 150 मिलीग्राम एज अ इनिशियल डोज, देन इट मूव्स टुवर्ड्स ग्रेजुअली इंक्रीज टू 600 मिलीग्राम एज अ मैक्सिमम डोज पर डे। तो उन्होंने देखा कि प्रीगैबलिन ऑफर द सुपीरियर प्रोफाइल इन टर्म ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी व्हेन कंपेयर्ड विद द प्लेसिबो एज वेल एज अदर कंपैरेटिव ड्रग्स। दस उन्होंने कंक्लूड किया कि 150 टू 600 मिलीग्राम अगर हम डिवाइडेड डोजेस में दें, इस इफेक्टिव डोज है फॉर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस ग्राफ में अंदर आपको ये देखेंगे प्लेसबो के साथ है, स्कोर अगर 7 पे था तो इसका परसिस्टेंट प्लेसबो के साथ अराउंड 6 and 5 के बीच में रहा। इफ यू यूज द प्रीगैबलिन द पेन स्कोर ड्रॉप डाउन अप टू द 4 एट द फर्स्ट वीक एंड इट परसिस्ट। जैसे मैंने बात की कि ट्रीट भी करना है और इसको रिकरेंस से भी बचाना है, तो इसको परसिस्टेंटली decrease the pain score throughout the 30th week. So improvement programming group evident in first week and improvement was maintained every weekly time point through the persistently 13th week. एक और अनदर स्टडी जिसमें 49% इन प्रीगैबलिन ग्रुप, 49% जो पेशेंट थे इन प्रीगैबलिन ग्रुप, उसमें मोर देन 50% रिडक्शन हुआ पेन का, वाइल 23% जो पेन डिक्रीज हुआ इन प्लेसबो ग्रुप के अंदर। ये एक और स्टडी है जो डबल ब्लाइंडेड प्लेसबो कंट्रोल ट्रायल है, जिसके अंदर ट्रायल मेथड उन्होंने यूज़ किया, रेंडमाइज किया पहले तो, फिर डबल ब्लाइंड भी किया, प्लेसबो और कंट्रोल में यूज़ किया और पैरेलल ग्रुप यूज़ किए और मल्टी सेंटर ट्रायल था, जिसके अंदर उन्होंने 146 पेशेंट को प्लेसबो और बाकी को उन्होंने प्रीगैबलिन पे 300 मिलीग्राम पर डे पे रखा और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन रखा 8 वीक का। द आउटकम वाज द पेन स्कोर फॉर डेली पेशेंट मैनेजमेंट, जो अभी हम इस चार्ट पे देखेंगे कि अगर प्लेसबो में था फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द 6 and 7 के बीच में था, तो प्लेसबो थ्रू आउट परसिस्टेंस द पेन अप टू द 6, while the usage of the pregabalin they found out the first week they down to the between 4 and 3 and throughout persist करता रहा through up to the 8 weeks ये persist करता रहा. So they concluded that pregabalin produced significant improvement of pain scores, mean sleep interference score and total mood disturbance versus placebo. So they concluded that pregabalin was safe and effective in decreasing pain associated with diabetic peripheral neuropathy and also improved mood, sleep, disturbance and quality of life. तो एक और ड्रग जो मोस्टली यूज होती है इस मेथिकोबालामिन इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ये कैसे एक्शन करती है, क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन है और कैसे ये इफेक्ट करती है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे हम सबको पता है कि ये मेथिकोबालामिन यूज होता है फॉर रीजनरेशन ऑफ माइलिन शीट। लेसिथिन जो होता है माइलिन शीट का मेन कंपोनेंट होता है, इसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म न्यूरोपैथी मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं। तो मेथिकोबालामिन इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12, एक्टिव एज द कोफैक्टर ऑफ मेथिओनिन सिंथेसिस। जब भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी
देयर इज डीमाइलिनेशन, यानी नर्व डीमाइलिनेट होगी जिसकी वजह से उनकी ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होगी। जब भी मेथिकोबालामीन अब उसको एडअप करेंगे, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन कंपोनेंट एंड प्रोमोट नर्व रीजनरेशन एंड इम्प्रूव ट्रांसमिशन विद द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। तो इसके ऊपर जो 7 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पे फ्रॉम जून 1954 टू द जुलाई 2004 एंड रिव्यू किया हमने। इसमें जो इन्होंने फाइंड आउट किया कि बहुत विटामिन B12 कॉम्बिनेशन एंड प्योर मेथिकोबालामीन हैज बेनिफिशियल इफेक्ट है। अगर आप कॉम्बिनेशन पे यूज करें या प्योर फॉर्मूला, बोथ हैव द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन सोमैटिक सिम्टम सच एज पेन एंड पैरेस्थीसिया को रिलीव करने के लिए, जो पेन जो मोस्टली ड्यू टू न्यूरोपैथीज की वजह से होता है उसके डिक्रीज करने में काम आया। इसके अलावा इम्प्रूव्स ऑटोनॉमिक सिस्टम्स, इसके अलावा लीड्स टू सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ द पेन। ये स्टडी हुई थी इन ताइवान इन 2005 के अंदर। इसके अलावा एक बीजिंग चाइना के अंदर स्टडी हुई ऑन यूसेज ऑफ मेथिकोबालामीन। उन्होंने आफ्टर 12 वीक्स ऑफ मेथिकोबालामीन यूज करवा के उन्होंने फाइंड आउट किया कि 73% इम्प्रूवमेंट हुई इन स्पॉन्टेनियस पेन विद द यूसेज ऑफ मेथिकोबालामीन एंड 75% इम्प्रूवमेंट इन द नमनेस ऑफ द लिम्ब। जो मेन फीचर होता है इसमें यही पेन होती है, टंगलिंग सेंसेशन, नमनेस और स्पॉन्टेनियस पेन वगैरह। तो इसके अंदर 73% रिड्यूस हुआ आफ्टर 12 वीक्स यूसेज ऑफ मेथिकोबालामीन। 73% इंप्रूवमेंट स्पॉन्टेनियस पेन में हुआ और 75% नमनेस में हुआ। इसके अलावा हाइपोस्थीसिया, हॉटनेस, कोल्डनेस, ओरल ड्राइनेस एंड डिस्यूरिया में भी बेटर रिजल्ट आए विद द यूजेज ऑफ मेथिकोबालामीन। इसके अलावा मेथिकोबालामीन के उन्होंने इफेक्ट देखे, इसमें उन्होंने आल्सो फाइंड आउट किया कि नर्व रिफ्लेक्शन एंड नर्व कनेक्शन वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज हुई। तो उन्होंने इसका कंक्लूड किया कि मेथिकोबालामीन जो माइट बी वर्थी ऑफ यूज एज अ सेफ एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में अब एक और स्टडी हुई जो ताइवान में कंडक्ट हुई, जिसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया इम्प्रूव सिम्टम्स रिलीव टू द न्यूरोपैथी सच एज पैरेस्थीसिया, बर्निंग सेंसेशन को ये कम करता है। जैसे हमने बात की कि ये करता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लेसेथिन। लेसेथिन है मेजर कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट का, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीट, जिसकी वजह से माइलिन रीजनरेशन ऑफ द नर्व सेल्स शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये नर्व कंडक्शन बेहतर होना शुरू हो जाती है। रीजनरेशन माइलिन शीट हुआ दिस प्रोटेक्ट्स नर्व एक्सॉन्स एंड पेरिफेरल नर्व्स एंड एक खास बात ये कि इट इज नो नॉन टॉक्सिसिटी ऑफ द B12 बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर आपके बॉडी में एक्सेस में भी है तो वो वाया रीनल सिस्टम वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो देयर इज बॉडी के अंदर अकोमोलेट नहीं हो सकता फॉर अ लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, जिसकी वजह से इसकी नॉन टॉक्सिसिटी इसकी नॉन नहीं है। इसके अलावा इसकी एक्सीलेंट टॉलरेबिलिटी है। बस कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होती है, जिसके अंदर आप ओरल की जगह पे हम इसको IV या IM फॉर्म के अंदर शिफ्ट करते हैं, वरना तो आप इसको ओरली भी यूज करा सकते हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, इसको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, तब आप इसको IV या ओरल IV फॉर्म में या IM फॉर्म में देते हैं, वरना आप इसको ओरल फॉर्म में दे सकते हैं। सो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? Okay, thank you, Dr. Saab. A very insightful discussion on the topic. खासतौर पे आजकल के पैंडेमिक के रेफरेंस से तो it has a lot of valid information. So the forum is now open for questions. तो participants से मेरी request है कि आपके जो भी questions हैं वो आप comment box में जो है वो send कर दें या hand raise कर लें, then we can take your questions one by one. Okay, sir, एक क्वेश्चन आया है कि कैन मेकोबोलामीन बी इफेक्टिव इन कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी? यस, बिकॉज कीमोथेरेपी इंड्यूस न्यूरोपैथी के अंदर यही हमारी पेरिफेरल नर्व सिस्टम मोस्टली इन्वॉल्व होता है बनस्पत सेंट्रल के। इसमें क्या होता है कि नर्व इंजरीज हुई, अब चूंकि कीमोथेरेपी टाइम के लिए होती है, 3 साइकिल्स 4 साइकिल्स 5 साइकिल्स लंबा ड्यूरेशन के लिए होती है, तो इसके अंदर परसिस्ट करती है। जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से रैपिडली इंजर्ड होते हैं, तो मेथिकोबालामीन helps in myelination of dead nerves which are already damaged due to chemotherapy, toxins और इसके साइड इफेक्ट। इसके अलावा कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि ये गट के जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है, यानी आपकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ B12 इन द पेशेंट जो कीमोथेरेपी पेशेंट होते हैं उसके अंदर। तो इनमें हम वैसे ही उनको हम
सप्लीमेंट्स देते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी गट के अंदर जो डैमेज हुआ है वो बेहतर हो सके। और इसके साथ साथ न्यूरोपैथी जाहिर है जिसके अंदर जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसकी वजह से डीमाइलिनेशन शुरू हो जाती है। तो जो डीमाइलिनेशन शुरू हुई जो B12 डेफिशिएंसी से हुई तो उसको प्रिवेंट भी करेगा। एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं होने देगा, दूसरा डीमाइलिनेशन नहीं होने देगा। अगर डीमाइलिनेशन हुई भी है तो उसको रिपेयर में भी हेल्प करेगा बाय गिविंग द B12 सप्लीमेंट्स। इसमें जो कीमोथेरेपी पेशेंट में हम मोस्टली कहते हैं कि आप ओरल की बजाय इनको IM या IV तौर पे यूज करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर वहीद ने हैंड रेज किया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड क्वेश्चन। जी वहीद साहब, आई बिलीव उनका माइक अनम्यूट नहीं आ रहा। Anyway, G, are there any other questions so we can take them one by one? हेलो जी वहीद साहब, जी डॉक्टर वहीद, आवाज आ गई अभी? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हाशिम रज़ा, इट वाज रियली नाइस प्रेजेंटेशन, आई एंजॉयड इट अ लॉट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने दो प्लान बताए हैं ट्रीटमेंट के, प्लान ए और प्लान बी। तो प्लान ए के जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड है, बी में डिफरेंट कंपाउंड है, तो प्लान ए को स्टार्ट करने के बाद कितने पीरियड तक हम वेट करें कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो स्विच टू द प्लान बी? या इज इट पॉसिबल कि हम दोनों में से ड्रग्स सेलेक्ट करके, जैसे गिबापेंटेन है और उसके अलावा और भी कंपाउंड है डिलॉक्सान है, तो कैन वी स्टार्ट साइमल्टेनियसली बोथ ऑफ द कंपाउंड्स? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। एक तो सबसे पहली बात, प्लान ए और प्लान बी इसलिए बनाया गया कि जब प्लान ए होता है इज द मोस्ट इफेक्टिव प्लान, जब प्लान ए फेल होता है तो वी गो थ्रू अ लेवल बी। तो प्लान ए के अंदर प्रीगैबलिन को इसलिए रखा गया है कि इज द मोस्ट इफेक्टिव इन फॉर्म ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, सेंट्रल न्यूरोपैथी हो, उसकी मैनेजमेंट के लिए इन्होंने यूज़ किया। अब जैसे मैंने दो स्टडीज शो की, एक स्टडी में उन्होंने 8 वीक्स तक इसकी एफिकेसी को देखा, एक स्टडी ने उसको 13 वीक्स की एफिकेसी को देखा। उन्होंने फाइंड आउट किया कि इसमें मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर बिटवीन फर्स्ट वीक ही उनको पता चला, दोनों स्टडीज आपने देखी होंगी, दोनों में फर्स्ट वीक में पेन स्कोर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया, फ्रॉम 7-6 स्कोर था वो 4 से कम में चला गया। तो अगर आपको फर्स्ट वीक के अंदर ही अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे पेशेंट, इसलिए कि पेशेंट, जैसे मैंने बात की कि पेन मैनेजमेंट इस टेलर मेड, हर पेशेंट की अलग होती है। मे बी वो पेशेंट आपके सॉल्ट को, आपकी ड्रग को बेल्ट टॉलरेट ना कर पा रहा हो, फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे और द फर्स्ट वीक के बाद। तो आफ्टर द फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, यू कैन स्विच योर ड्रग टू द अनदर ड्रग। अब बात आपने की कि कॉम्बिनेशन थेरेपी, आजकल कॉम्बिनेशन थेरेपी की बात हो रही है। हर, जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 सॉल्ट को मिला के एक सॉल्ट बनाया जाता है, जैसे पैरासीटामोल और ट्रेमाडोल को मिलाया, जिसमें दोनों की ड्रग्स भी कम हो गई, दोनों की एफिकेसी भी बढ़ गई। तो इस तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन जब आप ये वाली ड्रग्स की बात करें, इसमें मोस्टली जो होती हैं आपकी एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं, मोस्टली जो आपकी एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती हैं। अगर आप इसको अगर कॉम्बिनेशन तौर पे यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी मल्टीपल होंगे। तो आपने कभी भी इसकी देखी होगी, कभी भी इस टाइप की ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं किया जाता अनटिल आप इसको कंबाइन करते हैं विद B12 सप्लीमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या तो बिल्कुल वीक ओपिएट के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। दूसरा ये कि न्यूरोपैथी, जैसे मैंने बात की कि बैक एक ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बैक के साथ वहाँ पे नर्व कंप्रेशन होती है ड्यू टू मसल स्टिफनेस के साथ, तो आपको कंबाइन कर सकते हैं ड्यू टू विथ मसल रिलैक्सेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एंडसेट का कोई खास इतना पेरिफेरल न्यूरोपैथी में रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई हैं, यानी उसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे, नोसिसेप्टिव पेन भी होगा, न्यूरोपैथिक पेन भी होगा। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों पेन आप सोच रहे हैं कि दोनों, एक ट्रॉमा भी इन्वॉल्व है और न्यूरोपैथी भी इन्वॉल्व है, तो आप इसमें एनसेट के साथ या दूसरे एनाल्जेसिक्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि लेवल और लेवल बी ड्रग्स जो TCAs हैं, आप उनको दूसरी ड्रग के साथ
जो क्या कहते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग हैं या उनके साथ कंबाइन करें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी डबल हो जाते हैं, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते. वी स्विच टू द अनदर मेडिकेशन बट वी डिड नॉट रिकमेंड टू यूज इन कॉम्बिनेशन. यू यूज इन कॉम्बिनेशन विद मसल रिलैक्सेंट विद अगर नोसिसेप्टिव पेन सोच रहे हैं तो एंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और या हम B12 सप्लीमेंट जो इसकी नर्व को रीजनरेट करे ये यूज कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं. Okay, thank you, Dr. Muzammil. I hope that answers Dr. Waheed's question. सर हमारे पास दो और क्वेश्चन जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं. एक तो पहला सवाल है डॉक्टर नूर का कि सर व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग डोज ऑफ प्रीगैबलिन इन डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी. What is the role of? What should be the starting dose of pregabalin in DPN? Yeah. इसके स्टार्टिंग डोज जैसे हमने एक स्टडी पे डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने स्टार्टिंग डोज जो शुरू की थी 150 मिलीग्राम इन डिवाइडेड डोज. BID 75 मिलीग्राम की 2 टाइम्स RD आप दे सकते हैं, या TID 50 मिलीग्राम TDS. यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज वीकली, नॉट इन द डेज. आपने 1 वीक 2 वीक के बाद उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया. इंक्रीज करते हुए आप इसके सिम्टम्स भी चेक करते रहे कि उसको पेन डिक्रीज होता जा रहा है, तो यू कैन अप टू 600 मिलीग्राम OD जिसको हम डिवाइडेड डोज तक ले जा सकते हैं. लेकिन हमारे सेटअप में इतनी हम एक्सेसिव हाई लेवल पर नहीं जाते. वी गेट गुड रिजल्ट्स. जब हम 300 मिलीग्राम तक भी चले जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं. तो आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमल डोज 150 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इन डिवाइडेड डोज इन द 2 BID और TID. Okay, thank you, Dr. Saab. Dr. Anwarul Haq का क्वेश्चन है कि how pyridoxine work in tuberculosis treatment to prevent INH related neuropathy. Pyridoxine in TB related जो INH related neuropathy है, so how to prevent that with pyridoxine. अब देखें INH रिलेटेड न्यूरोपैथी है. सबसे पहले जो रोल है इसमें जो है ना आपका INH का है. तो सबसे पहले आपको न्यूरोपैथी जब भी प्रोड्यूस होगी यू हैव टू शिफ्ट द थेरेपी टू अनदर थेरेपी. ठीक है. अब B6 का क्या रोल है? B6 जो होता है अब जो INH की वजह से B6 डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अब B6 B12 और B1 जो ऐसे विटामिन हैं जो न्यूरोपैथी के अंदर काम मतलब नर्व की रीजनरेशन में काम करते हैं. तो इसके हम इसकी न्यूरोपैथी को INH को कम करते हैं. अगर INH की वजह से न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी, यू हैव टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम टू अनदर थेरेपी. INH तो आपको बंद करना होगा. टू प्रिवेंट फ्रॉम INH न्यूरोपैथी B6 हम इसलिए देते हैं कि INH की वजह से इसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो हमें आपको अलग से सप्लीमेंट इसको देना जरूरी हो जाता है. देखो अगर B6 आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है और INH दे रहे हैं तो इसकी वजह से न्यूरोपैथी के चांसेस बढ़ जाते हैं. इन सेवरल स्टडीज उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में की. अभी चूंकि हमारे सेटअप में ये बहुत कॉमन है, हमारे सेटअप में ये ज्यादा है. अभी रिसेंट एडवांसेस का तो मुझे इतना इसका वो नहीं है कि रिसेंट एडवांसेस में कोई न्यू स्टडी हुई है कि नहीं हुई, बिकॉज अंग्रेजों के पास और बाकी जगहों के पास तो ये खत्म होती जा रही है डिजीज. ये हमारी एशियन कॉन्टिनेंट में ही बहुत ज्यादा कॉमन है. तो अभी इस कॉन्टिनेंट में इसके ऊपर INH रिलेटेड पायरिडॉक्सिन के ऊपर न्यू स्टडीज न्यू रिकमेंडेशंस क्या है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई न्यू स्टडी नहीं है. बट इसका रोल यही होता है कि ये प्रिवेंट द B6 रिलेट जो डेफिशिएंसी रिलेटेड जो न्यूरोपैथी होती है उसको प्रिवेंट कर पी अगर आप डोज दे दें तो INH रिलेटेड न्यूरोपैथी नहीं होती. Okay, thank you, Dr. Saab. We'll just wait a couple of few minutes for more questions if they're coming up. इसके अलावा और भी काफ़ी न्यूरोपैथीज होती हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज की हमने बात की. स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज अगर किसी को होती हैं तो इसमें मिक्स टाइप की, जैसे अभी मैंने सवाल के दौरान बताया कि मिक्स टाइप की पेन होता है. एक तो इसका लोकलाइज पेन होता है ड्यू टू रेसेंट ट्रॉमा, जिसकी वजह से इसको मसल स्टिफनेस मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है. तो ऐसे पेन के अंदर आपको जब तक आप उसको अच्छा सा मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे, उसको एक थेरेपीज उसको रेस्ट का नहीं बताएंगे, तब तक उसके न्यूरोपैथिक पेन में भी आराम नहीं आएगा. तो दोनों कंबाइंड पेन होता है. जब भी कंबाइंड की बात करेंगे यू हैव टू कंबाइन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. योर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सबसे पहले किसी को भी क्यों ट्रॉमा हुआ सबसे पहले तो उसको रेस्ट एडवाइस करना है. तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई तो सबसे पहला काम उसमें रेस्ट का होता है. नंबर 2 आप उसको अच्छे से मसल रिलैक्सेंट दें ताकि वो मसल रिलैक्सेंट की वजह से स्पेजम की वजह से जो इसको नर्व कंप्रेशन हो रही है, जो ट्रॉमा हो रहा है, जो पेन हो रहा है, अकोमोलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया, तब तक वो साइकिल आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो आपको पेन से निजात नहीं हासिल करने देगा. तो इसमें जो बड़ा रोल था मसल स्टिफनेस का था, मसल टाइट हुए हैं, उसके अकोमोलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है, जब तक वो साइकिल नहीं टूटेगा वो सही नहीं होगा. तो मसल रिलैक्स करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो मेटाबोलाइट जो वहाँ अकोमोलेट
हुए हैं वो डाइल्यूट होंगे, तो इसकी वजह से वो पेन कम होगा। दूसरा, न्यूरोपैथिक पेन के साथ साथ आपको प्रीगैबलिन या जो आप मेडिकेशन आप सफिशिएंट समझते हैं एट द टाइम ऑफ योर पेशेंट उसको देना, तो आप उसके साथ कंबाइंड थेरेपी के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया कि इज प्रीगैबलिन सेफ फॉर asthmatic पेशेंट्स और रिलेटेड टू पल्मोनोलॉजी डिजीजेस ऑन ऑल स्टेजेस? इन्होंने कुछ स्टडीज की थी, जैसे जाहिर है जब भी ये होता है तो उनमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है, तो उन्होंने ज्यादातर है ना इसमें ये एस्थमेटिक पेशेंट को एक्सक्लूड नहीं किया है और दे यूज्ड इन द पेशेंट विद, तो इसमें कोई खास जैसे कहते हैं ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं है, जैसे कुछ एनाल्जेसिक्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराते हैं लाइक ओपियाइड्स, इसमें वो ओपियाइड वाला एक्शन नहीं होता, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में नहीं होता, यू कैन गिव योर पेशेंट विद एस्थमेटिक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं उनमें आप यूज करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। Thank you very much, Dr. Saab. I believe that's about it, Dr. Saab. Once again, thank you so much for your time and for discussing such an important topic, because COVID के situation में न्यूरोपैथिक पेन की ट्रीटमेंट, और आई एम श्योर कि हमारे इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, वी हैव लाइक मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ, तो आई एम श्योर कि दे मस्ट हैव taken a good message and information through your presentation. So कुछ और वैसे एक दो क्वेश्चंस मजीद जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, एक वहीद साहब का बस एक और सवाल आ गया है डॉक्टर साहब आपके लिए कि पोस्ट सर्जरी स्कार समटाइम्स लीव सेंसेशन नियर द पेन, इसकी मैनेजमेंट का वो पूछ रहे हैं। वो सर्जिकल स्कार जो वो न्यूरोपैथिक जैसे नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, काफी जो एब्डोमिनल स्कार्स होते हैं, मेरे ख्याल से ये उनका पूछ रहे, रेडिएटिंग पेन जो होता है ड्यू टू नर्व इन्वॉल्वमेंट। जी 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 जी, तो इसमें तो देखें एक लोकलाइज है, सबसे पहले तो ये लोकलाइज है, तो हम लोकलाइज थेरेपी जो हम पेन उसको अब सबसे पहले तो वही बात हुई हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आपने कंफर्म किया कि वहाँ पर नर्व इंट्रैपमेंट है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले लोकलाइज ट्रीटमेंट से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट का बहुत ज़्यादा उसको एग्रीवेट कर रहा है, पेन नर्व इन्वॉल्वमेंट है, लोअर लिम्स की तरफ जा रहा है, तो यू कैन गिव अ सिस्टमिक मेडिकेशन, बट उसके लिए हम एक टाइम स्पॉट पे इसको हम नर्व इंट्रैपमेंट को लूज करने के लिए, हम आइडिमा को कम करने के लिए हम लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसमें हम मेथिकोबालामिन, ज़ाहिर है उस दौरान ज़रूरी नहीं है कि नर्व इंट्रैपमेंट हुई हो, नर्व इंजरीज भी हुई होती हैं, तो इसकी माइलिनेशन को इम्प्रूव कराने के लिए मेथिकोबालामिन के डोजेस दे सकते हैं, अलॉन्ग विद प्रीगैबलिन कैबलिन यूज़ कर सकते हैं आप। Thank you, Dr. Saab. That comes to the close of the questions from our participants. So if you have any closing comments, so तो फिर हम जो है वो closing की तरफ जो है वो जाएंगे। So my take home message is to perform is always start, जब तक आप उससे पूछोगे नहीं भाई आपका दर्द क्या है, जब तक उससे 2 मिनट बात नहीं करोगे तब तक उसका पेन रिलीफ नहीं होता। जब भी एक बच्चे को भी चोट लगती है ना, माँ उसको कोई मेडिकेशन नहीं देती, वो बच्चे को पिला के पूछती है बेटा क्या हुआ, उसको फुसफुसाती है, थोड़ा फूंक वूक मारती है, तो दर्द आता तो उसी से चला जाता है। तो स्टार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग सिर्फ वो आपको हिस्ट्री नहीं दे रहा, अपने पेन भी रिलीज कर रहा है वाया टॉकिंग टू यू, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थोरो हिस्ट्री एंड योर फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बात की, मोर देन 75% योर डायग्नोसिस रिलाइज ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, देन डिस्कस ऑप्शन विद द पेशेंट के भाई ये ऑप्शन है, मैं आपके लिए बेस्ट ये समझता हूँ, अभी आप क्या कहते हैं। देन रिकमेंड मेडिसिन एज अ पार्ट ऑफ योर एग्रीमेंट, जो मैनेजमेंट प्लान आपने जो तरकीब किया उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट प्लान तरकीब करें। तो सर माय टेक होम मैसेज इज दिस कि ऑलवेज टॉक विद योर पेशेंट। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। हम तो वैसे ही ये बहुत आम सी बात है और बुजुर्गों से भी यही सुनते हैं कि जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात हुई तो आधा मर्ज तो वहीं पे ही ख़त्म हो गया। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू द पेशेंट, और once the diagnosis is clear, उसके बाद ही फिर आगे जो भी management है, and there has to be a balance with the management. So thank you so much, Dr. Saab. We have with us our sales manager, Mufti Uzair Saab, and I would request him for a word of thanks, and then we will proceed towards the closing. Assalamu alaikum to all. First of all, I am thankful to all the respectable participants that you have spared your precious time for this scientific webinar. And Dr. Saab, thank you very much, Dr. Muzammil, for delivering the informative insights regarding the topic of the presentation, that is the
neuropathic pain management during the COVID-19 pandemic situation. The topic is fully covered, and I believe that the participants have also been benefited with the presentation. I'm also thankful to our sales and marketing team for their efforts in arranging this webinar. So Dr. Sab, now in this critical situation and unique situation of the COVID, this digital technology is the best tool to benefit the healthcare professionals. So Dr. Sab, जैसे आज की एक काफी interactive presentation रही आपकी. So in the future we will be again engage you with the different topics to benefit the community. Inshallah. So inshallah. So in the end, thank you everyone. Stay safe and Allah Hafiz. Allah. Okay, thank you Mufti Saab, and जैसे Mufti Saab ने कहा कि current scenario में this is a forum जहाँ पे we would like to extend all kind of awareness programs. Allah Hafiz. And once again, thank you, Dr. Muzammil, for your time, and to all the participants. And I will now close the session formally. So thank you, everyone, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.